बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 25 अक्टूबर की कट आउट डेट दे दी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने के बाद और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद आनी तरमीम होते हुए मुश्किल नज़र आ रही है। क्या ये आनी तरमीम हो पाएंगी कि नहीं? देखिए, अभी चंद घंटे पहले काशिफ अब्बासी साहब का जो शो है उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र, जी, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मौजूद थे और उनसे एक सवाल पूछा गया जी। नंबर गेम से मुतल्लिक। हम्म, उनका एक 46-47 सेकंड का क्लिप है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा और उसमें जवाब मौजूद भी है और नहीं भी, ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स पॉलिटिकल गेम है। इसमें जीतने के लिए और हारने के लिए बहुत ज़्यादा है। हुकूमत इस गेम को उस मकाम पर ला चुकी है जहां पर इन तरामीम का मंजूर ना होना हुकूमत का धड़न तख्ता कर देगा। सही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तरामीम की मुखालफत में उस स्टेज पर आ चुकी है कि अगर नहीं भी होना था तो अब इन आइनी तरामीम ने उनके खिलाफ इस्तेमाल होना है। राइट। तो बोथ पार्टीज हैव अ लॉट टू लूज और उसके दरमियान शुरू होती है वो ब्लफ वाली गेम कि एक साइड दूसरे को और दूसरी साइड पहली साइड को ब्लफ करती हुई हर नजर तरफ धोखा ही धोखा है। ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं है, आंसर अभी ग्रे एरिया में है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ये तमाम नक्शा सामने रखने के बाद जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हम शहर इक़्तिदार में होती देख रहे हैं, मैं आपके सामने अपनी असेसमेंट रख दूंगा कि किस चीज़ का इम्कान ज़्यादा है। सही। इम्कानी अभी तो मामला ना, इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। जी। मामला मामला अभी दोनों तरफ जाने का भरपूर चांसेस जो है वो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के मंजरनामे को जहन में ज़रूर रखना है। 63A का मामला जो इस वक्त इस आईनी तरमीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपको पता है कि अगर बैकबोन ना हो, रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अगर इन आईनी तरमीम ने खड़ा होना है तो उसके लिए बैकबोन होगी 63A के ऊपर रिव्यू की जजमेंट। राइट। रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी जो है वो दूर दूर तक इसके इम्कानात फिलहाल नज़र नहीं आते। 4 से 5 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इन आईनी तरमीम के हवाले से लास्ट 24 आवर्स में। वो देख लेते हैं। सबसे पहले सुने जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब क्या फरमा रहे हैं। सेनेट में हमारे जो लोग हैं उसमें से मैं आपको 100% यकीन दिला सकता हूं कि कोई भी इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सेनेट से तो इनको नहीं मिल सकती आईनी तरमीम। अगर JUI इनके साथ नहीं जाती और उसके बाद 2 सेनेटर्स मैंगल साहब के इनके साथ नहीं जाते तो ये फिर आईनी तरमीम नहीं ला सकते सेनेट से। जहाँ तक MNAs का ताल्लुक है, हमारे मुताबिक आज भी मेरी डिस्कशन इस पे हुई थी काफ़ी डिटेल केस की समाअत से पहले। तो वहाँ हमारे पास सारे सिक्योर्ड एरियाज में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सारे MNAs। तो वहाँ भी हमें कोई खदशा नज़र नहीं आ रहा। और अगर सिक्योर्ड एरियाज में मौजूद हैं हमारे MNAs और हमें खदशा नज़र नहीं आ रहा, इसमें बड़े मतालिब जो हैं वो पोशीदा हैं जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना। देखें, इसको ज़रा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। 14-15 सितंबर वो वक्त था जब हुकूमत आईनी तरमीम पास करवाना चाहती थी। उस वक्त PTI के बहुत सारे MNAs रडार से ऑफ थे। सही। PTI नहीं, वो जो 41 थे, उन 41 में से जी जी जी। लोग गायब थे। 11-12 इनके हैं बाहर पाकिस्तान से, तो लोग तो बाहर थे। अब जो हुकूमत कर रही थी, हुकूमत भी ब्लफ कर रही थी और अब जो PTI कर रही है इसमें भी ब्लफ मौजूद है। सही। ये मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ब्लफ इस तरीके से कर रही थी हुकूमत। देखे ना कि हुकूमत तो बड़े दावे के साथ बबांगे दोहल सीने के ऊपर हाथ मार के आवाज़ें निकाल के ये कह रही थी कि हमारे पास नंबर पूरा है। जी। अगर नंबर पूरा था तो फिर वो नंबर कहाँ गया? मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी मौजूदगी में या मौजूदगी के बगैर हुकूमत ने अब तरमीम पास करा दी है। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इन्होंने तमाम अपने MNAs को बुलाया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो काफ़ी लंबे अरसे से आपको इस्लामाबाद के रेडियस में नज़र नहीं आए थे, उनको इस्लामाबाद बुलाया गया। कनाडा से, फ्रांस से, कोई यूरोप छुट्टियों पे, उम्रे पे गए हुए लोगों को बुलाया गया, अपने हलके छोड़कर पहुँचे। सो मच सो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ कि एक वोटर इस आईनी तरमीम के ऐसे थे
कि जिनकी वालदा जो है वो वेंटिलेटर पे थी और वो किस मुश्किल से अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर का जेट जो है, जहाज़ है, वो लेकर इस्लामाबाद आए। उनको यहाँ पर से जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी और जब वो वापस गए हैं तो उनकी वालदा की डेथ हो गई। ही वॉज नॉट अलाउड टू लीव। तो हुकूमत तो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही थी इस आईनी तरमीम को पास कराने के लिए, लेकिन उसके लिए जो होमवर्क दरकार था वो होमवर्क नहीं था। सही। उनका ब्लफ कॉल हो गया और उनका नंबर गेम एक्सपोज हो गई। उसमें सबसे डिसाइसिव रोल प्ले किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 सितंबर को अबहम दूर करने के फैसले ने। 4 सफ़ात ने, वो जो 4 सफ़ात थे, उन्होंने सारा मामला गड़बड़ कर दिया कि जो 41 बंदे जिनके ऊपर वो अब आपको समझ आती है ना उस गेम की कि उनकी नंबर गेम थी क्या। मौलाना के साथ मिल जाने के बाद भी नंबर गेम तो पूरी नहीं होती थी। नंबर उनको दरकार थे उन्हीं 41 में से जो जिनको ये गवर्नमेंट क्लेम करती कि ये आज़ाद है, जो हैंगिंग कैंडिडेट्स हैं। अभी इनकी जो है वो हैसियत डिटरमिन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को तो हमने अप्रोच किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया तो इन्होंने आईनी तरमीम में वोट दे दिया है। उसके बाद बेशक उनको पीटीआई का डिक्लेयर कर देते। सही। आईनी तरमीम का मकसद तो पूरा हो जाता और फिर उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी न लगती। गेम सारी ख़राब हुई है उस 4 सफ़ात की फैसले से, जो अबहम दूर करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट काफी लोगों का अबहम दूर किया उसने। अब वो इलेक्शन कमीशन उसमें भी जो है ना चला गया कि आप इसको भी रिव्यू करें। अब हमारे सामने एक ब्रांड न्यू, बिल्कुल एक नया नकोर किस्म का मंजरनामा है और नया नकोर मंजरनामा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो, हम क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपको डेवलपमेंट क्या पता चलती है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनके बारे में ख़बरें चलवाई गई थी, नून लीग ने खुद मीडिया को ज़राए से जो है वो ख़बरें फीड की कि मियां नवाज शरीफ 3 अक्टूबर को लंदन रवाना हो जाएंगे। जी। आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या तारीख है? 3 अक्टूबर हो गई। 3 अक्टूबर, सॉरी मैं 3 नवंबर कह गया। 3 अक्टूबर 3 हो गई अक्टूबर को, हाँ 3 अक्टूबर की खबरें चलवाई गई थी, 3 अक्टूबर हो गई है। तो 3 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं गए और हमने ये अपनी वीडियो में कह दिया था, वजूहात बताई थी कि मियां साहब नहीं जाएंगे। सही। ये धोखा है। और ये धोखा है। ये पीटीआई को यानी कि उनका गार्ड डाउन करके और उस वक्त उनके ऊपर अटैक करने के लिए ये खबरें चलवाई गई हैं। मियां साहब ने जाना नहीं और मियां साहब आईनी तरमीम के पास हुए बगैर पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा। यानी अगर ये आईनी तरमीम का पैकेज ऑफ हो जाए कि नहीं आ रहा, अगर फिर तो जा पासपोर्ट पे ट्रैवल करना, फिर तो जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आईनी तरमीम आनी है और अभी आनी है, अक्टूबर में आनी है, जिसके लिए सुर्ख दायरा 25 अक्टूबर के इर्द गिर्द लगा दिया गया है, तो फिर मियां साहब नहीं होना। पहली बात ये कि मियां साहब का यहाँ रहना। दूसरी बात ये, बिलावल भुट्टो जरदारी 8 फरवरी के बाद से आपने उनको कितना देखा था कि वो इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, नहीं नज़र आते थे ना। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ, सहाफ़ियों से मुलाकातें कर रहे हैं, उसके बाद वो जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी टीम की इंगेजमेंट चल रही है। अब इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी, उन्होंने दावा किया कि मौलाना की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम की तराश खराश हो चुकी है। अच्छा, बड़ा दावा है। यानी छांटी कर ली गई है और उसमें वो तब्दीलियां कर दी गई हैं जो मौलाना को राज़ी करने के लिए काफ़ी। सही। और अगर मौलाना पीटीआई को भी ऑन बोर्ड करना चाहते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। सही। अच्छा, इस मामले के ऊपर मैं ज़रा आपको पहले बता दूं, उस पर आने से पहले कि इस वक्त और क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं जिसकी बुनियाद पर ये डिटरमिन होगा कि हुकूमत के पास नंबर पूरा होता है या नहीं। उसमें आ जाएं जनाब। जो गुफ्तगू कामरान मुर्तज़ा साहब ने किया, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है कि जो बिलावल ने 25 अक्टूबर से पहले तरमीम का बयान दिया है ना, उसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो उनकी तरफ से तमाम आइनी तरमीम के और कानूनी आइनी मामलात का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। वेरी गुड। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम से मुतल्लिक ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि मौलाना ने कोई बात तस्लीम या मुस्तरद कर दी है। बिलावल को भी आंसर हो गया और इरफान सिद्दीकी साहब को भी, जो ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना की तो ख्वाहिश के ऊपर जो तराश खराश है वो हो गई है। फिर उसके बाद वो
यानी कि जो गुफ्तगू है उनकी, क्योंकि सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कुछ चीज़ें कही थी बिलावल ने, तो उसके ऊपर अब ये रद्द-ए-अमल आया। इससे अब मंजरनामा हमारे सामने क्या आ जाता है? मंजरनामा ये है कि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हम विद और विदाउट मौलाना आईनी तरमीम पास करवाएंगे। नंबर्स कर लिए। हुकूमत जिस नहज पे जा चुकी है, अब अगर आईनी तरमीम पास नहीं होती तो हुकूमत अपनी आखिरी, जिसे कहते हैं ना कि साख का लटकता हुआ धागा, उसको भी तोड़ देगी अपने हाथों से। सही। अब आ जाए पीटीआई का एंड। पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास हमारे एमएनएस सेफ हैं, महफूज मकाम पर मौजूद है, हमारे सेनेटर्स सबके साथ हम राब्ते में हैं, वो इंटैक्ट है। अब नंबर गेम चेक करें, 54 नंबर है हुकूमती इत्तेहाद का, 5 है मौलाना फजलुर रहमान के, 64 चाहिए जी। 59 3 है मलवली खान के, 62 2 सेनेटर्स चाहिए अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास करवानी है। अब 2 सेनेटर्स जो हैं वो मेंगल साहब के, मेंगल साहब ने शर्त रखी है 2000 बंदे छोड़ दो, 2 सेनेटर्स के वोट ले लो, छोड़ के फिर वो 2000 बंदा जो है ना वो तो नहीं छोड़ा जाएगा। छोड़ के फिर पकड़ ले, कौन सा दूर जाना। अब मेंगल साहब जो हैं उनका नंबर जो है फिल वक्त तो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आ जाए कौमी असम्बली, अगर उनके भी दरवाजे ना नॉक किए होते दोनों सेंटर्स के। हाँ, अब आ जाए कौमी असम्बली। कौमी असम्बली में नंबर क्या है? कौमी असम्बली में नंबर यह है कि 8 जी लोग जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के, 213 214 हुकूमत के। जी, पहली बात तो हुकूमत को मेक श्योर करना होगा कि उनके 213-14 बंदे अपने पूरे हों, क्योंकि पीटीआई मुमकिन नहीं है। पीटीआई के लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं ना कि अगर हमारे टूट सकते हैं तो उनके नहीं टूट सकते। बिल्कुल, उनका प्लान भी यही है। हाँ, कुछ इस किस्म की बातें चल रही हैं ना। अच्छा, अब ये नंबर हो गया, फिर 8 नंबर मौलाना फजलुर रहमान के मिला लें, फिर भी आपको 2 से 3 बंदे चाहिए होंगे। और जब हुकूमत कहती है विदाउट मौलाना, दैट ब्रिंग अस टू द पॉइंट। आप खुद सोचें, क्या लॉजिकली ये बात समझ आती है कि हुकूमत वक्त जी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अदालती तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई अनफोल्ड होती हुई नजर आती है। जजेस आमने सामने हैं, ग्रुपिंग आमने सामने, ये तो सबको मालूम है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत सख्त किस्म की खींचातानी है। लेकिन वो सख्त खींचातानी जो माजी में भी रही है, जिस तरीके से अब सामने आ रही है खतूत की सूरत में, जराए से चलने वाली खबरों की सूरत में, इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन के मीडिया पर लीक हो जाने की सूरत में, कमरे अदालत में समाअत के दौरान वकला के बेंच के साथ तल्ख जुमलों के एक्सचेंज की सूरत में, जिस तरीके से ये सामने आ रही है, उससे ये पता चलता है कि अगर जजेस इतना हद तक जाने के लिए तैयार हैं दोनों ग्रुप्स के, दोनों साइड्स के, तो 63A में जवाब छुपा हुआ है हुकूमती कॉन्फिडेंस और हुकूमती दावे का। जी, ये मुमकिन नहीं है कि अगर इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग ना करवानी हो तो फिर 63A के ऊपर इतनी बदनामी मोल ली जाए जी, और जितनी स्पीड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी हुई है, इस लड़ाई को इस तरीके से सामने लाया जाए। जिस तरीके से ये लड़ाई सामने आ रही है, इसके ऊपर तो फ्यूचर में जाकर आप सोचें कितने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क क्रिएट होंगे। द वेरी फैक्ट कि हुकूमत इंटरेस्टेड है कि 63A की तशरीह जो है वो रिवर्स हो जाए, जो री-राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसको कि 63A को हमसायों की दीवार से अपनी दीवार चुन ली जाए, इंटे उतार कर। हाँ, तो वो जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, इनका मेजॉरिटी जजमेंट था 63A के हवाले से, जो इनका फैसला था, उसको अनडू करवाने के लिए अगर इतनी चिंता खाई जा रही है, इतना फिक्रमंद है हुकूमत, और जजेस भी इसके ऊपर लगता है कि अब जो कम से कम बेंच में बैठे हुए कन्विंस नज़र आते हैं। देखें, आईनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, उसका सामने आना, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बेंच बनाने का कुल्ली इख्तियार मिल जाना, जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बावजूद जजेस कमेटी का इजलास करना, उस इजलास में 30 सितंबर को बेंच बनाना, उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ आना, उस एतराज़ के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जवाब आना, उस जवाब के बाद बेंच का बन जाना,
बेंच बनने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच में कुर्सी लगे होने के बावजूद ना पहुंचना, और अटेंडेंस ना लग जाना। पहुंचने के दौरान उनका रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के थ्रू तमाम जजेस को ख़त लिखना, उस बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ उठाना, उस बेंच से अलहदा ना होने का ऐलान करना, ना होने का ऐलान करने के बावजूद रिक्यूज़ल ना करना और ये कहना कि मैं बेंच से अलहदा नहीं हो रहा, इन एतराज़ात को एड्रेस किया जाए। जी। उनके एतराज़ात को एड्रेस कर किए बगैर दोबारा से 2 रुकनी कमेटी का बैठ जाना, बैठकर एक और बेंच बना देना, उस बेंच की 2 दिन की कार्रवाई हो जाना, ये सारी कहानी आपको ये बात बताती है कि ये सब कुछ जो है, ये जो मेला पूरे का पूरा सजा है, ये चादर चोरी करने के लिए सजा कि सांसें, ये सारी कहानी होती ऑक्सीजन का सिलेंडर सारा इधर ही है। ये सारी कहानी होती ही ना, यानी आप इतनी मुश्किलात, इतनी जान जोखम में डालने के बाद 2 साल गुजरने के बाद ये जो फैसला करेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक न समझ आता है कि हुकूमत के पास नग पूरे हैं, सुप्रीम कोर्ट से प्रेम पत्र चाहिए, इजाजतनामा चाहिए। हाँ। कि इनको फ्लोर क्रॉस करवाया जा सकता है। सही। तो जो पीटीआई का कॉन्फिडेंस है, मुझे वो ब्लफ नजर आता है। अच्छा। अगर आप मेरे से मेरी राय पूछें तो मुझे लगता ही है कि आईनी तरमीम पास हो जाएगी। उस आईनी तरमीम के पास होने के ऊपर लोगों का उसकी साख के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनाना इज अ डिफरेंट डिबेट। राइट। लेकिन अगर हुकूमत इतना सर तोड़ कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चल रहा है, जजेस की इन तमाम लड़ाई और जो पूरी मैंने आपको टाइमलाइन बताई, उसके बावजूद ये मामला लगा हुआ है और इसके पीछे हुकूमत पड़ी हुई है कि 63A का तशरीह जो है, जो वो अब रिव्यू जो है एक्सेप्ट हो जाए, तो रिव्यू एक्सेप्ट होने की सूरत में फिर मुझे तो लगता ही है कि सरप्राइज़ ये आएगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा। शायद ये तय होना बाकी है कि तरमीम वही आएगी जो 14-15 सितंबर की रात मौलाना से शेयर की गई थी या बिलावल से शेयर की गई थी, या जो उसकी कॉपी सर्कुलेट हुई थी मीडिया में, या उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी आर्टिकल 8 के हवाले से, 17 के हवाले से, 199 के हवाले से, दीगर आर्टिकल्स के हवाले से, एज लिमिट के हवाले से। शायद सिर्फ ये तय होना बाकी है कि काजी फाइज ईसा साहब ने रहना है या नहीं रहना, मंसूर अली शाह ने बनना है या जस्टिस याह्या आफरीदी ने बनना है, आईनी कोर्ट में कौन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में कौन रहेगा। शायद अब ये चीज़ें तय होना बाकी हैं। अदरवाइज द मोमेंट 63A वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में सेटल होता है, हुकूमत के पास ऑल दीज डेवलपमेंट्स दे इंडिकेट के नंबर पूरा हो जाएगा, फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी, वोट काउंट हो जाएगा, वो लोग नाअहल हो जाएंगे। नाअहली जो है उसके बाद उनका दोबारा इलेक्शन होना ना होना, सक्सेसफुली ये अचीव हो जाना ना हो जाना, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड इन फ्यूचर। उस पर तहरीक इंसाफ फिर जाहिर है कि वाविला तो होगा, ये सारी इतना शोर मचा हुआ है, बुखला कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जजेस कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन आईनी तरमीम को जब आप ठंडे दिल से देखते हैं, आप ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त आइन जो है वो 100% परफेक्ट है, द आंसर इज़ नो। क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 100% दुरुस्त है, द आंसर इज़ नो। क्या उमर अता बंदियाल के दौर में कोई हम पाकिस्तान के जो है वो दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन निज़ाम इंसाफ में था, तो जवाब है नहीं। क्या इफ्तिखार चौधरी के दौर में या साकिब निसार के दौर में या जवाद एस ख्वाजा के दौर में या अनवर ज़हीर जमाली के दौर में या आसिफ सईद खोसा के दौर में या मियाँ नासिरुल मुल्क के दौर में, क्या इन तमाम अदवार में या काजी फाइज ईसा के दौर में क्या पाकिस्तान जो है वो पहले 10 दुनिया के निज़ाम इंसाफ में है, तो जवाब है नहीं। इसका मतलब यह है कि बेहतरी की गुंजाइश है, इसका मतलब यह है कि तब्दीली आ सकती है। अब तब्दीली अगर आनी है, अगर आईनी तरमीम जो है बाकी तमाम मामलात में भी देखें, गुंजाइश तो मौजूद है। अब असल बात यह है कि अब जब इन तरमीम को देखते हैं तो हो सकता है कि मैं, अगर आप मेरे से पूछें, मैं कहूँ यार मैं तो एग्री करता हूँ तकरीबन 80%, 90% अमेंडमेंट्स हैं जो होनी चाहिए। हो सकता है ये 10 भी जो है मेरा नुक्ता नज़र हो और किसी और का नुक्ता नज़र ये हो कि यही 10 ख़राब है, बाकी 80 90 ठीक है, कि यही 10 ठीक हैं जिनको आप गलत कह रहे हैं, बाकी 80-90 जो है वो गलत है। तो ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
लेकिन इसमें जो आपको कमज़ोरी या नाअहली या निकम्मापन नज़र आता है वो हुकूमत का आता है कि इन तमाम ज़रूरियात के गुंजाइश होने के बावजूद वो ना स्टेक होल्डर्स को उसने ऑन बोर्ड लिया, ना उन्हें कन्विंस किया, ना जो उनके करने का काम था कि अपोजिशन को बताते, उनको ऑन बोर्ड लेते, कुछ उनकी मानते, कुछ अपनी मनवाते। इसी तरीके से आपने चलाना है ना। या तो आपके पास हो ना लैंडस्लाइड किस्म की 2/3 अक्सरियत, अगर वो नहीं है तो आप अपना होमवर्क पूरा कर लेते, होमवर्क पूरा करते तो आज आपको इस किस्म के बॉटल नेक नज़र नहीं आते। तो ये जो आईनी तरमीम है, जो अपॉइंटमेंट्स और इसका मामला भी है, मैं तो शायद अपने पहले वीडियोस में भी तस्करा कर चुका हूँ, कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि जो आईनी तरमीम है उसमें ये गुंजाइश कि जो हुकूमत आती है वो हुकूमत अपनी जो टॉप 3 ओहदे अगर पाकिस्तान के कोई हैं वो आने के बाद इंटरिम का डिसाइड कर लें कि क्या चलना है, आने के बाद वो अपना सिस्टम लाए, जिस दिन हुकूमत घर जाती है उसके साथ ही वो लोग भी घर चले जाएं। और वो निज़ाम में कि जनाब जुडिशरी जो है वो इंतज़ामिया को नहीं चलने दे रही, इंतज़ामिया जो है वो जुडिशरी को नहीं चलने दे रही, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके और पॉलिटिशियंस के या सिविल गवर्नमेंट के इख्तलाफात हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के इख्तलाफात हैं, हम इसी लड़ाई में उलझे रहेंगे। इसका कोई ना कोई तो तरीका कार निकालना है, लेकिन निकालना कैसे है, इस तरीके से निकालना है या सबको ऑन बोर्ड करके, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड। वंस अगेन गोइंग बैक, ब्लफ चल रहा है, ब्लफ पकड़ा जाएगा। अगर हुकूमत का है वो भी पकड़ा जाएगा, PTI का है वो भी पकड़ा जाएगा। इफ़ यू आस्क माई ओपिनियन, मैं जब इन डेवलपमेंट्स को रख के देखता हूँ तो मुझे ये समझ आती है कि ये जो इतना धुआं उठ रहा है या आगे बगैर नहीं हो सकता। सही। हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी, वो आईनी और गैर आईनी और कानूनी और गैर कानूनी होगा, इसका सवाल अलग है, लेकिन ये 63 वाला मामला इंडिकेट तो यही करता है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।